हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है संसद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है और 395 अनुच्छेद है। तो दोस्तों, जो 22 भाग है उसमें से भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो संघीय कार्यपालिका है इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है और जो संघीय व्यवस्थापिका है इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 से 122 तक किया गया है और संघीय न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है और CAG का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। दोस्तों, CAG का मतलब है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है। दोस्तों, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये आते हैं संघीय कार्यपालिका में। दोस्तों, संघीय जो व्यवस्थापिका है इस संघीय व्यवस्थापिका में आता है लोकसभा और राज्यसभा और इनसे मिलकर बनती है संसद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक किया गया है। और दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संसद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 से 122 तक किया गया है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 122 तक, जिसमें होगा लोकसभा और एक हाउस होगा राज्यसभा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 79 के तहत। दोस्तों, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनेगी। दोस्तों, ये तीनों संसद के अंग है और इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है और राज्यसभा में अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। उसमें से 238 सदस्य राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे LSA प्लस समाज सेवा। L का मतलब है लिटरेचर, S का मतलब है साइंस, A का मतलब है आर्ट यानी कला, मतलब साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में से मनोनीत करता है। इस प्रकार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 245 हो सकती है और वर्तमान में 245 है और अधिकतम 250 हो सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों
हमने अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80 देख लिया है। अब देखेंगे अनुच्छेद 81। दोस्तों, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 545 है। दोस्तों, 552 में से 530 तो राज्यों से होंगे और 20 होंगे संघ शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 545 है। उसमें से 530 तो है राज्यों से, 13 है केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है, जिसके तहत जो 2 सदस्य है एंग्लो इंडियन, इनको समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य संख्या है। यह आपको याद रहे दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य से कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाना। अब वर्तमान में ऐसा नहीं है, इनको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हमने 3 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं दोस्तों राज्यसभा की अवधि। अवधि का मतलब है राज्यसभा का कार्यकाल। तो दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों, लोकसभा एक ऐसा सदन है जो भंग हो जाता है, परंतु राज्यसभा ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। यह स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, जो कभी भंग नहीं होता और इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों लोकसभा की अवधि। दोस्तों, लोकसभा की अवधि है लोकसभा का कार्यकाल। इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष तक होती है। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उस बैठक से लेके 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद वह खुद विगठित हो जाती है। लोकसभा की अवधि आपातकालीन स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की जो अवधि है उसका कार्यकाल है वो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों, आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 माह तक ही उसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद नए लोकसभा चुनाव कराने होते हैं।
दोस्तों एक एग्जाम्पल भी है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया गया। 2 बार बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए। 1976 से 1977 तक कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए। 2 बार ऐसा किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और नेट की एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। संसद के किसी सदस्य में निर्भरताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से सलाह लेनी आवश्यक है। दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संसद के किसी सदस्य में निर्भरता संबंधी प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय किसका होता है, यह अंतिम फैसला कौन करता है। तो दोस्तों अंतिम फैसला राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतिम डिसीजन राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। यहाँ से दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। निर्भरताओं का मतलब है कि वह किसी सदन का सदस्य है या नहीं, इसके बारे में अंतिम फैसला राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है। दोस्तों 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, यदि 10वीं अनुसूची से संबंधित निर्भरताओं का प्रश्न है तो इसका निपटारा या ऐसी स्थिति में अंतिम डिसीजन राज्यसभा में सभापति का और लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों। स्थानों का रिक्त होना मतलब संसद के किसी सदन का सदस्य है या नहीं। तो रिक्त किस स्थिति के आधार पर होता है या संसद का सदस्य किस स्थिति में नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर यह बताना होता है कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में पद रिक्त हो जाएगा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुना जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर ये बताना होगा कि उसे किस सदन का सदस्य बनना है, और यदि वह सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा में उसका पद रिक्त कर दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगर कोई सदस्य दूसरे सदन में भी चुन लिया जाता है तो उसका पहले वाले सदन में पद रिक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति पहले किसी सदन का सदस्य रह चुका है और उसके बाद में फिर दूसरे सदन में भी वह चुना जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। बिना सदन की अनुमति के 60 दिन से अधिक यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है, अर्थात संसद में उसका पद रिक्त हो जाता है। जैसे लोकसभा का कोई सदस्य है और वह बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है।
आगे देखते हैं दोस्तों शपथ या प्रतिज्ञान। दोस्तों संसद के सभी सदस्य अनुच्छेद 99 के तहत अपने पद की शपथ लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही मत दे सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। दोस्तों संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव तारीख निर्धारित करता है, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। दोस्तों अध्यक्ष की तो करता है राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष की करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्या चुनाव के तारीख निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगला नोट है लोकसभा के विघटन के बाद दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो लोकसभा के भंग होने के बाद अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। तो दोस्तों आपको पता है लोकसभा के विघटन के बाद भी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई बैठक के जो नई लोकसभा बनती है उसके सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है और नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। आगे देखते हैं दोस्तों जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों आगे देखते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। दोस्तों दो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ है। पहली है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को केंद्र सूची का घोषित कर सकती है। और दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।